हमारी कोशिश की कि आज़ादी के बाद से जो आयोग बने सामाजिक न्याय की दिशा में, और फिर उसमें से जो मंडल आयोग बना और मंडल आयोग में ने जो सिफारिशें की, उन सिफारिशों को लागू कराने के लिए बीपी सिंह की सरकार ने प्रयास किए। और जब उन्होंने प्रयास किए तो जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वो सरकार बन रही थी, क्योंकि वो जनता दल की सरकार थी, तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, खींच लिया। और समर्थन वापस ले लिया तो अल्पमत में सरकार आ गई, और फिर वो सदन में उसको बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए और वो सरकार चली गई। एक तरीके से वो सरकार गिर गई। तो ये जो सामाजिक न्याय का जो काम था वो अधूरा रह गया। और दूसरा ये था कि उस सामाजिक न्याय के ऊपर एक और परत चढ़ाने की कोशिश की गई, और वो परत थी जो हिंदू मुसलमानों के विवाद जिससे शुरू हुआ। और वो विवाद, या हम यूँ कहें कि जो मंदिर और मस्जिद का जो विवाद अयोध्या में शुरू हुआ, तो उसको सांप्रदायिक शक्तियों ने इमोशनल तरीके से, भावनात्मक तरीके से पूरे देश में उठाया। और खासकर लाल कृष्ण आडवाणी जी पूरे देश में यात्रा लेके निकले, और फिर उसके बाद जो हुआ वो भी आप लोगों को पता है कि उससे भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी दौड़ पड़ी और उनकी सीटें धड़ाधड़ आने लगी। और अब तो आपने देखा कि उनकी 10 साल से ज़्यादा हो गए सरकार बने हुए। तो जो सामाजिक न्याय का जो सपना था वो जहाँ का तहाँ रह गया, और हम लोग भूल गए। और हम लोग जो धर्म की चाशनी पर जो राजनीति चली उस पर हम लोग उलझ गए, और हम जिससे हमारी मतलब वंचितों की, जिससे पिछड़ों की, जिससे को कुछ अवसर मिलने वाले थे, वो अवसर जहाँ के तहाँ रह गए। और उसी के साथ दूसरा जो निजीकरण भी हुआ, तो निजीकरण ने भी रही सही कसर हमारी ख़त्म कर दी। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और पिछले 10-12 सालों से तो आप लोग देख रहे हो कि फुर्सत से बैठने की आपको चैन ही नहीं मिल पा रही है। और जो सरकार में बैठे लोग हैं, या यूँ कहें कि जो सरकार के चिंतक वर्ग है, जो सरकार को आगे बढ़ाने के लिए जो चिंतन करता है और जिसकी नीतियों पर सरकार चलती है, उन लोगों ने इतने जाले बिछा दिए और अनावश्यक चीज़ों में इस देश की जनता को उलझाया। और कितने सारे, कभी एनआरसी आ रही है, तो कभी 370 की बात हो रही है, तो कभी 3 तलाक की बात हो रही है। तो तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों से बहुत ज़्यादा देश की जनता का वास्ता नहीं था। हाँ, लेकिन ये ज़रूर था कि वो भावनात्मक मुद्दे थे, और लोगों के बीच में वो अपील कर गए, और उससे उनकी सरकार बनी रही। ऐसे समय पे राहुल गांधी जी ने जब सामाजिक न्याय की बात की, तो हम इसे मंडल पार्ट 2 भी कह सकते हैं। जब ये पार्ट 2 आया है, तो जो ऐसी शक्तियां हैं जिन्होंने मंडल के सामने कमंडल का आंदोलन लाकर खड़ा कर दिया था, और कमंडल आंदोलन को पिछड़े वर्ग के लोगों ने सपोर्ट किया था, और उसी से उनका नुकसान हुआ। तो इसमें ज़रूर आपको ये दिखेगा कि पिछड़े वर्ग के कुछ लोग नेता बन गए, उन्होंने अपने घर परिवार को चमका दिया, लेकिन समाज और देश की स्थिति जहाँ की तहाँ रह गई। और आज पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है, आज आर्थिक स्थिति भी लोगों की खराब है, और तमाम बातें हैं वो आप सब लोग कह रहे हैं, जानते हैं। तो जो राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय की बात उठाई, इस समय बहुत ही उसके लिए बहुत उपयुक्त समय है, जिससे देश को एक विजन मिलेगा और देश को एक रास्ता मिलेगा। और मेरा मानना ये है कि अगले 20 से 30 सालों की राजनीति सामाजिक न्याय की ही राजनीति होगी, और सामाजिक न्याय की राजनीति से पिछड़े वर्गों को भटकाने के लिए, वंचित वर्गों को उससे भटकाने के लिए जरूर जो लोग अभी सत्ता में बैठे हैं, या जो लोग इस सत्ता को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो चिंतक वर्ग है, और जो यूँ कहें कि जो दक्षिणपंथी लोग हैं, हम यूँ कहें भी कह सकते हैं कि जो सांप्रदायिक लोग हैं, शक्तियां हैं, वो जरूर इस सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा इशू सोच रहे होंगे और ऐसा इशू उठाने के लिए बाध्य करेंगे, जिससे कि जनता सामाजिक न्याय के मुद्दे को पकड़ ना पाए। और इस सामाजिक न्याय
कि जो जो मुद्दा है वो फ्लॉप हो जाए। तो इसके लिए जरूर कुछ शक्तियां सोच रही होंगी, और बीच बीच में ऐसा लगने भी लगता है कि सामाजिक न्याय से के मुद्दे को भटकाने के लिए कुछ किया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, और खासकर जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मुद्दे को भटकने न दें, वो इस मुद्दे को पकड़ करके रखें और इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए सारे प्रयास करें और इसको ठीक से समझें। और यही एक ऐसा मुद्दा है जिससे वंचित वर्ग और जो पिछड़ा वर्ग है उसको आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। तो हम आज इसी पर थोड़ी बात करने वाले हैं कि ये जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय के मुख्य तत्व क्या है। जो अगर राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय की बात की है, तो इस सामाजिक न्याय से आखिर हासिल क्या होने वाला है और उसके अंदर क्या है। ये सिर्फ सामाजिक न्याय मतलब आरक्षण नहीं है कि सिर्फ ये आरक्षण की बात है। ये सामाजिक न्याय का एक छोटा हिस्सा हो सकता है आरक्षण, लेकिन सामाजिक न्याय देश की जरूरत है और ये बहुत बड़ी चीज है। तो आइए हम कुछ सामाजिक न्याय के तत्वों पर आज हम लोग बातचीत करते हैं। तो सामाजिक न्याय में सबसे पहला बिंदु तो आता है, वो है समानता। मतलब सामाजिक न्याय का जो मुख्य तत्व है वो है समानता, कि जो भी सरकारें बने, जो भी सरकार हो, उसमें ऐसे लोग बैठें जो वंचित वर्ग को, या जो अगड़े वर्ग हैं, या जो पिछड़े वर्ग हैं, या जो लोग छूट गए हैं, या जिनकी जो हाशिए में छूटे हुए लोग हैं, इनके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। किसी भी तरह का जाति आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का क्षेत्रीय आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का लिंग आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये पुरुष है तो उसको ज्यादा मौके मिल जाएंगे और महिला है तो उसको कम मौके मिल जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये देश में ऐसा माहौल बने कि लड़के तो चाहे जितने बजे घूमें और लड़कियों के लिए बंदिश लगा दी जाए। तो ये समानता जो है, ये उसका मुख्य तत्व है सामाजिक न्याय का, कि समानता होनी चाहिए। रंग के आधार पर नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये सांवले रंग के हैं और ये गोरे रंग के हैं तो ये ज्यादा अच्छे हैं, और सांवले रंग के हैं तो ये खराब, उतने अच्छे नहीं हैं। फिर खान पान के आधार पर भी किसी तरह की वो नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा खाना क्या है, हमारा खाना क्या है, सबसे अच्छा खाना क्या है। तो ये जो समानता है, ये स्वतंत्रता के साथ होती है। लोगों को जितनी ज्यादा समानता के साथ स्वतंत्रता होती है, वो उतना ज्यादा व्यक्तिगत तरक्की कर सकते हैं, वो उतना ज्यादा देश में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, इस देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो उसका सबसे अहम तत्व है वो है समानता। तो अब आप इस बात से समझ गए होंगे कि वो चाहे दक्षिण भारत का हो, चाहे उत्तर भारत का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो लोग सत्ता में बैठे वो उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना करें। ये है सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है। तो आइए अब हम इसके दूसरे तत्व पर हम बात करते हैं कि उसका दूसरा तत्व क्या है। दूसरा है समावेशन, माने इंक्लूजन। मतलब जो इस देश में जो तबके हैं, जैसे कि एससी हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, इन सब को जो यहाँ पे जो संरचना है, या यूं कहें कि जैसे सत्ता है, तो इन सबको सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। या यहाँ जो उद्योग धंधे हैं उन सब में इनको भागीदारी मिलनी चाहिए। यहाँ जो कारखाने हैं उन सब में इनकी हिस्सेदारी होना चाहिए। यहाँ के जो भी इंस्टीट्यूशन है, न्यायपालिका है, चुनाव आयोग है, इन सब मतलब किसी भी तरह तुम्हारे से जो मीडिया है, ये जो देश के अंदर जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो इस देश को चलाने में जिनकी अहम भूमिका होती है, उन सब में भी इनकी भूमिका सुनिश्चित की जाए और इन सब में उनकी भूमिका होना चाहिए। उसमें महिलाओं की भी हिस्सेदारी होना चाहिए, उसमें एससी की भी होना चाहिए, उसमें एसटी की भी होना चाहिए, उसमें पिछड़े वर्गों की भी होना चाहिए। तो जब इनकी जो भागीदारी होगी तब वो एक तरीके से जो समावेशी भारत बनेगा और सबको साथ में लेके चलने वाला और सबके सोचने वाला देश बनेगा। तो ये इसका दूसरा तत्व है। अब आइए इसके हम तीसरे तत्व पर बात करते हैं।
तीसरा तत्व है अवसर की समानता। माने इस देश में ऐसा माहौल होना चाहिए कि सभी लोगों को, जो मैंने आपको अभी बताए, उन सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हो। ये ना हो कि वो शहर में रह रहा है तो उसको ज्यादा अच्छी शिक्षा मिल जाए या उसको ज्यादा अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल जाए, और अगर कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है तो उसके लिए शिक्षा ही मुहैया ना हो पाए और उसके लिए अस्पताल ही ना मिल पाए या उसके लिए रोजगार ही ना मिल पाए। तो या ऐसा भी ना हो कि सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए सारी सुविधाएं मिल जाएं और महिलाओं को ना मिले। तो अवसर की समानता होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई पिछड़ी जातियों का है तो वो इसके काबिल नहीं है, या वो अनुसूचित जनजाति का है तो इसके काबिल नहीं है, या वो अनुसूचित जाति का है तो वो इसके लायक नहीं है। दोस्तों, सबको जब किसी काम में अवसर मिलता है तो उसके ढंग से सोचने का, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं, और जब उसकी परिस्थितियों के हिसाब से हम सोचते हैं और वो सोचता है तो उससे फिर नीतियां बनती हैं, और उन नीतियों से जो समावेशी विकास है और सबको आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। तो इसलिए ये इसका तीसरा तत्व था कि सबको अवसर मिलना चाहिए हर जगह पर जाने का। अब हम आज बात करते हैं चौथे तत्व पर। अब इसका जो चौथा तत्व है कि अगर हमको ये करना है तो हमको कुछ इस तरह के उपाय करने पड़ेंगे, जैसे रिजर्वेशन है कि जब हम इन लोगों को हमको आगे लाना है तो हमको कुछ चीजों को रिजर्व करना पड़ेगा। अन्यथा होगा ये कि जो आगे आ चुके लोग हैं उन्हीं को सारे के सारे अवसर मिल जाएंगे। तो उसी से फिर हमारी शुरुआत होती है रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन के लिए भी जो ये अभी जो सामाजिक न्याय के अंतर्गत जो नया फार्मूला आया है, कि नया तो नहीं है, इसका फार्मूला तो बहुत पहले सन 70 के दशक में ये बात कह दी गई थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब हर इंस्टीट्यूशन में, देश के हर जगह में उसकी जनसंख्या के अनुपात में उसको मौका मिल जाना चाहिए, उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो उद्योग धंधे हो, या कोई भी चीज हो इस देश की जो इस देश को बढ़ाने के लिए हो, उसमें सब में उसको उसकी जनसंख्या के आधार पर जो है उसको मौका मिलना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो वही समावेशी भारत होगा और उसी में सबका विकास संभव है। तो इसीलिए हम उन लोगों को आगे लाने के लिए हमें रिजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी कि हम कुछ लोगों को रिजर्व करें, कुछ जगह रिजर्व करें, और उस रिजर्व जगह में ही उन लोगों को एक तरीके से ये कहें कि उस रिजर्वेशन के माध्यम से हमको उनको आगे लाना पड़ेगा, चाहे महिलाएं हो या वंचित वर्ग हो। अब आइए इसके हम अगले बिंदु पर हम बात करते हैं, वो है आर्थिक न्याय। तो दोस्तों, जो देश के संसाधन हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था है, उसमें सबकी हिस्सेदारी होना चाहिए, सबको बराबर से मौका मिलना चाहिए। जैसे बैंकें हैं, तो बैंकों में जो धन है, बैंकों के पास जो संसाधन है, उनमें ऐसा ना हो कि ये बड़े लोगों को तो करोड़ों करोड़ रुपए दे देते हैं, अरबों रुपए लोन दे देते हैं, और गांव का एक जरूरतमंद व्यक्ति या वंचित वर्ग का व्यक्ति जो है वो 1 लाख रुपए के लिए सालों साल भटकता रहता है और उसको कहीं भी किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो फिर भाई वो क्या करेगा ऐसे में। तो इसी तरीके का, जैसे जो यहाँ पे माइनिंग है, इसी तरीके के यहाँ जो कारखाना स्थापित करने के लिए है, इसी तरह का जो उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए है, तो तमाम जगहों में सबके लिए आर्थिक संसाधनों पर सबका बराबर से हक होना चाहिए। ऐसे कानून बने जो सबको अवसर प्रदान करें और सबको बराबर से आगे बढ़ाने के लिए मददगार हो। अब हम इसमें छठवीं बात करते हैं कि वो है न्यायपूर्ण कानून व्यवस्था। दोस्तों, इन सब के लिए, सामाजिक न्याय के लिए ये भी बहुत जरूरी हिस्सा है कि ऐसी व्यवस्था होना चाहिए न्याय की कि सबको किसी के साथ अन्याय ना हो, और ये ना हो कि बड़ा आदमी तो रात में जाके अपने न्यायालय का दरवाजा खुलवा लेता है, उच्च वर्ग के लोग तो न्यायालय में जाके रात को उनके लिए न्यायालय खुल जाता है, और जो वंचित वर्ग है और जो पिछड़े तबके के लोग हैं वो सालों साल भटकते रहते हैं लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो इस तरह की भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, न्यायपूर्ण सबके लिए बराबर होना चाहिए। सातवां जो बिंदु है वो है लैंगिक न्याय। माने ऐसा न्याय, ऐसी मतलब सब जगह पे महिलाओं को भी हिस्सेदारी होना चाहिए, और जो इंस्टीट्यूशन है, या हम ये कहें कि जो कार्यस्थल है जहाँ पे काम कर रहे हैं लोग बैठ के, जैसे दफ्तर है, ऑफिस है, तुम्हारे से सार्वजनिक जगह है, वहाँ पे अगर कोई लड़की आके काम कर रही है तो उसको ऐसा माहौल बनना चाहिए कि उसको लगे कि मैं बहुत सुरक्षित हूँ और मैं यहाँ पे काम करके आगे बढ़ सकती हूँ।
ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे पुरुषों का जो है वो एक तरीके से ज़्यादा प्रभाव हो और महिलाएं एक किनारे में दबी सी काम कर रही हों। तो इस तरह की व्यवस्था भी नहीं होना चाहिए। और अंतिम बात है कि राजनीति में सभी को अवसर मिलना चाहिए। राजनीति में सभी को अवसर से मतलब है कि चाहे वो वंचित वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, और चाहे वो पिछड़े तबके के लोग हों, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के लोग हों, सभी लोगों को राजनीति में भी बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो देश खुशहाल बनेगा। और यही है असल में सामाजिक न्याय की अवधारणा। और इसी से सामाजिक न्याय से ही और इसी तरह की सामाजिक व्यवस्था से ही ये देश आगे बढ़ेगा और ये लगेगा कि ये देश सबका है और सबका देश हमारा देश। तो उम्मीद है कि आपको हमारी बात अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा, और वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो बात समझ में आएगी। और आपने हमारा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।